गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 58 तक कर लिया था, है ना। इस क्लास में हम 59 एंड ऑनवर्ड से करेंगे, ठीक। तो हमने लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट क्या क्या कर लिए थे, एक सेकंड रुकना जरा। लास्ट क्लास में हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े थे? दो फॉर्मूले पढ़े थे मेनली हमने। कौन कौन से फॉर्मूले? एक तो ये था कि किसी संख्या को पहले हम x प्रतिशत बढ़ाते हैं, ठीक, फिर उसी संख्या को हम y प्रतिशत बढ़ा देते हैं। तो यह संख्या कुल कितने प्रतिशत बढ़ी? तो वो बढ़ी x प्लस y प्लस एक्स वाई अपॉन 100, इतने प्रतिशत बढ़ी, ठीक है। अब इसी में हमने वेरिएंट पढ़े थे कि यदि इसमें हमने ये चीज पढ़ी थी कि किसी भी संख्या को यदि बढ़ाते हैं तो हम उसके स्थान पर प्लस रख देंगे, प्लस x प्रतिशत, और यदि किसी संख्या को घटाते हैं तो उसके स्थान पर माइनस x माइनस का रख देंगे, मतलब समझ रहे हो। तो इस हिसाब से हमारे कितने फॉर्मूले बने थे? पहले तो एक x प्रतिशत घटा बढ़ा दिया जाता है, उसके बाद उस संख्या को हम y प्रतिशत बढ़ाते हैं। एक तो फॉर्मूला बना था इस पे। एक बना था पहले x प्रतिशत घटा देते हैं, उसके बाद y प्रतिशत बढ़ा देते हैं, ठीक। दूसरा फॉर्मूला बना था इस पे। तीसरा फॉर्मूला किस पे बना था कि पहले x प्रतिशत घटाते हैं फिर y प्रतिशत घटा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये तीन फॉर्मूले और बने थे, लेकिन इन तीनों को तीनों के स्थान पर बताया था कि बस यदि घटा नहीं पाए तो उसको माइनस लगा देना, और बढ़ाते हैं तो उसके स्थान पर उसको पॉजिटिव लिख लेना है, बस इतना रखना है, ठीक है। और बस इस फॉर्मूले में रखते समय संख्या को ध्यान रखना है कि प्लस और माइनस का प्रयोग हमको कैसे करना है, ठीक। ये तो था हमारा ये। लेकिन अगर इसका अब हमको ये कैसे पहचानेंगे कि मतलब संख्या में वृद्धि हुई या कमी? तो वो ऐसे पहचानेंगे यदि इस संख्या का उत्तर पॉजिटिव आता है अर्थात धनात्मक, तो वो संख्या में वृद्धि को दर्शाता है, ठीक। एक सेकेंड। यदि किसी संख्या में का मतलब इसका उत्तर जो है निगेटिव आता है मतलब ऋणात्मक, तो उस संख्या में कमी को दर्शाता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा ये फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला था कि पहले किसी संख्या में x प्रतिशत की वृद्धि की जाती है, फिर y प्रतिशत की वृद्धि की जाती है, फिर z प्रतिशत की वृद्धि की जाती है। तो उसमें कुल इफेक्टिव क्या प्रभावित वृद्धि कितनी हुई? तो वो हुई x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों को जोड़ देंगे, ठीक, प्लस एक्स वाई मतलब दो दो की गुणा, x की y में गुणा, y की z में गुणा और x की z में गुणा, तीनों की गुणा करके जोड़ लेंगे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 100, ठीक, प्लस तीनों की गुणा कर देंगे एक्स वाई जेड बटे 10,000, 1 2 3, ठीक है। इसके बाहर ये बड़ी ब्रैकेट, तो इतने प्रतिशत की का परिवर्तन हुआ। यदि यह संख्या तो आनी प्लस में, क्योंकि सब में प्लस प्लस है, तो इसमें भी वही करना है। यदि संख्या बढ़ाई जाती है तो उसके आगे उसको पॉजिटिव रखेंगे, मतलब संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया तो उस प्रतिशत का मान पॉजिटिव रखेंगे, और संख्या को कुछ प्रतिशत घटाया जाता है तो जितने प्रतिशत घटाया जाए उस प्रतिशत के मान को निगेटिव रखेंगे। और यदि इसका मान पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब यह हुआ कि वह संख्या में वृद्धि हुई, उस संख्या में वृद्धि हुई। यदि इसका मान निगेटिव आता है तो यह दर्शाएगा कि उस संख्या में कमी हुई, ठीक है। और क्या पढ़ा था हमने? और यह पढ़ा था आयत और वर्ग के बारे में, ठीक, आयत और वर्ग के बारे में। आयत हमने क्या जाना था? आयत भी एक चौकोर मतलब चार भुजाओं वाली आकृति होती है जो कि एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, चारों भुजाएं। वर्ग भी एक चार भुजाओं की बंद आकृति होती है जो कि एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं, चारों भुजाएं, ठीक। लेकिन इनमें अंतर क्या था? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, जैसे अगर ये ए है तो ये भी ए और ये भी ए, तीनों ए। लेकिन आयत में क्या था? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ये दोनों ए ए होंगी और ये दोनों बी बी, लेकिन ए और बी आपस में बराबर नहीं होंगे, ठीक। ये चिन्ह होता है बराबर का, इसको अगर काट दिया तो इसका मतलब बराबर नहीं होना, ठीक है। तो यही यह दर्शाता है, ठीक। ये तो था आयत का कि आयत और वर्ग होता क्या है। अब इसमें फॉर्मूला क्या था? यदि आयत की किसी एक भुजा को पहले हम a प्रतिशत बढ़ाते हैं, मतलब किसी एक भुजा को, चाहे लंबाई या चौड़ाई को, और दूसरी भुजा को हम b प्रतिशत बढ़ाते हैं, तो आयत के जो क्षेत्रफल था उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? वो वृद्धि कैसे देखी थी कि a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100%, ठीक। और वर्ग में, ठीक है,
तो और अगर किसी संख्या, ये तो हो गए वृद्धि वाले, लेकिन अगर इसमें कमी की जाएगी, मान लो एक भुजा कम कर दी या दोनों भुजाएं कम कर दी, तो उसमें हम नेगेटिव चिन्ह लेंगे, ठीक है। और फिर इसका उत्तर यदि पॉजिटिव आता है तो वह क्या दर्शाता है कि उस आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, ठीक है। अगर इसका उत्तर नेगेटिव आता है तो ये क्या दर्शाता है कि आयत के क्षेत्रफल में कमी हुई है, ठीक। सेम हेयर यहां देखा था हमने वर्ग में भी, लेकिन वर्ग में क्या था, वर्ग में जब सारी भुजाएं बराबर है तो लंबाई और चौड़ाई भी बराबर है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई सब बराबर है। तो इसके लिए हमने यहाँ a और b का प्रयोग किया है, तो इसके लिए दोनों जगह हमने a का प्रयोग कर लिया। जब हमने इस स्थान पर a और b दोनों की जगह a रखा तो क्या आया, 2a प्लस a स्क्वायर बाई 100, ठीक है। अब कमी करें तो हमको माइनस a ले लेना है और वृद्धि करें तो प्लस का a ले लेना है, ठीक है। और अगर उत्तर वही पॉजिटिव आता है तो वृद्धि, और अगर इसका उत्तर निगेटिव आता है तो कमी। ये थी हमारी कल की बात, कल तक की बात, ठीक है। अब आज की बात क्या है, आज की बात ये है, आज की बात क्या है, आज की बात है, अब देखते हैं हम घन और घनाभ। यदि घन और घनाभ की भुजा में परिवर्तन किया जाता है तो देखते हैं हम क्या कि यदि घन होता क्या, पहले घन और घनाभ क्या होता है, एक सेकंड के लिए पेन रखिए और सिर्फ सुनिए कि मैं क्या कह रहा हूं, ठीक। घन और घनाभ क्या होता है, घन क्या होता है, जो आपका कमरा है उसको देखिए, यदि आपके कमरे में जो फर्श है, फर्श की लंबाई और चौड़ाई तथा जो आपकी दीवारें हैं इनकी ऊंचाई, ये तीनों बराबर हो जाए। दोबारा ध्यान से सुनिए, आपका जो फर्श है उसके लंबाई चौड़ाई, ठीक है, और जो फर्श पे जो दीवारें खड़ी हैं इनकी ऊंचाई बराबर हो जाए, तो यह जो आपका कमरा बनेगा तो ये घन आकार का कमरा बनेगा, ठीक। अब घनाभ आकार क्या होता है, घनाभ आकार यह होता है यदि आपका एक जो कमरा है उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर ना होकर, लंबाई चौड़ाई, कमरे का जो फर्श है उसकी लंबाई चौड़ाई और इस दीवार की ऊंचाई, ये तीनों बराबर ना होकर अलग अलग हो जाए, तो जो आकृति बनेगी वो घनाभ बनेगी, फिर चाहे अंतर कितना ही हो, ठीक। ये तो हो गई घनाभ। अब देख लेते हैं घनाभ, घनाभ की लंबाई को L मान लेते हैं, चौड़ाई को B और ऊंचाई को H, ठीक है। तो फिर घनाभ के मान लेते हैं, लंबाई को हमने A% बढ़ा दिया, चौड़ाई को हमने B% बढ़ा दिया, ठीक, ऊंचाई को हमने C% बढ़ा दिया, ठीक है। तो घनाभ के आयतन में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन क्या हुआ, तो वो होगा प्लस का, वही लगाना है हमको जो 3 वाला था XYZ वाला, उसकी जगह चाहे ABC लगा दो। एक काम करते हैं, ABC ना लगा के XYZ ही लिखते हैं ताकि आपको फॉर्मूला अलग ना दिखे, ठीक है। अगर इसमें X% की वृद्धि की जाती है, यहाँ Y% की वृद्धि की जाती है और यहाँ पे Z% की वृद्धि, तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था, तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन के लिए फॉर्मूला होगा X प्लस वाई प्लस जेड, ठीक, प्लस XY दो की गुणा, इसकी इसमें गुणा, फिर इसकी इसमें गुणा और इनकी इसमें गुणा, और तीनों को जोड़ना है, तो XY प्लस YZ प्लस ZX बटा 100, ठीक, प्लस XYZ बटा 10,000, इतने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ठीक है। ये वही फॉर्मूला है जिसमें एक संख्या को पहले X% बढ़ाया, फिर हमने Y% बढ़ाया, फिर हमने Z% बढ़ाया, ये वही फॉर्मूला है, ठीक है। अब देख लेते हैं हम घन। घन में क्या बताया था मैंने, घन में बताया था कि लंबाई, जो फर्श है जमीन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं, ठीक है। तो हम यदि एक संख्या में, एक भुजा में जितना परिवर्तन करेंगे सारी भुजाओं में उतना ही परिवर्तन होगा, ठीक। तो फिर अगर हम मानते हैं इसको X% बढ़ाया गया लंबाई को, तो चौड़ाई भी X% बढ़ेगी और ऊंचाई भी X% बढ़ेगी, ठीक है। तो इसमें क्या XYZ की जगह तीनों जगह XX रख देना है इस फॉर्मूले में, ठीक है। अब हम X, Y और Z तीनों की जगह प्लस X रख लेते हैं, तो रखा तो क्या आएगा, X प्लस X प्लस X, ठीक, प्लस X इंटू X प्लस X इंटू X प्लस X इंटू X अपॉन 100 प्लस X इंटू X इंटू X इंटू X अपॉन 10,000, 10,000, तो ये इतने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ठीक। अब हम जोड़ेंगे, ये तो हो गया 1x और 1x और 1x जुड़ के हो गया 3x,
ठीक, इसकी गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। कैसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर? क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं और मैंने बताया था यदि किसी भी संख्या के ऊपर घात नहीं है तो उसकी घात कितनी होगी? एक होगी। कितनी होगी? एक। तो इसकी भी घात एक और इसकी भी घात एक, इसकी भी घात एक और इसकी भी घात एक, इसकी भी घात एक और इसकी भी घात एक। तो ये एक और एक जुड़कर हो जाएंगे दो, तो इसलिए हो गई ये एक्स की घात दो। यहाँ भी एक और एक जुड़कर हो जाएंगे एक्स की घात दो, यहाँ भी एक्स की घात दो। तो ये होगा एक एक्स की घात दो, एक एक्स की घात दो, एक एक्स की घात दो। तो ये तीनों जुड़ के कितने हो जाएंगे? तीन एक्स की घात दो। ठीक है, चलो मैं यहाँ खोल के देखता हूँ अभी। एक्स की घात दो प्लस एक्स की घात दो प्लस एक्स की घात दो बटे 10,000 प्लस, जब इन एक्स की गुणा की जाएगी इनकी भी घात एक एक है क्योंकि इन पर कोई घात ही नहीं लग रही, तो इनकी घात एक एक है। जब हम एक्स की गुणा एक्स में करेंगे और इसकी गुणा एक्स में करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 1 + 1 + 1 बराबर 3 बटा 10,000। सॉरी यहाँ 100 होंगे ना, तो फिर इसका उत्तर क्या आएगा? ये तो 3x है, ठीक, प्लस ये कितने हो जाएंगे? ये x, ये एक्स स्क्वायर, तीनों जोड़ के हो जाएंगे 3x² अपॉन 100 प्लस x की घात 3 अपॉन 10,000। ये हो जाएगा वैसे तो फॉर्मूला इसका, इतने प्रतिशत, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, ये आप 50 फॉर्मूले याद मत कीजिए, ठीक है? वहां सिर्फ वैल्यू पुट कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है? तो अब हम चलते हैं अपने सवाल पे। सवाल क्या है हमारा? सवाल है हमारा ये 59। ये क्या कह रहा है? द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ अ क्यूबॉइड आर रिड्यूस्ड बाय 10%। reduced by 10% and the height is increased by 20%, then find the percentage change in volume of cube। ठीक है, अब हम हिंदी में पढ़ते हैं। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई को 10% घटा दिया जाता है, यहां लिख देते हैं -10%, ठीक है, और ऊंचाई को 20% बढ़ा दिया जाता है, ये +20 लिख देते हैं। ऊंचाई है ये, लंबाई और चौड़ाई है, ठीक। तब घन के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन, तो हम पहले लिखते हैं लंबाई को हमने लिखा था L, चौड़ाई को B और ऊंचाई को H। लंबाई और चौड़ाई में 10% की कमी, तो -10%, -10% दोनों की जगह, क्योंकि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, ठीक। इसको ऊंचाई माना है हमने, और ऊंचाई में 20% की वृद्धि हो रही, तो यहाँ +20%। अब आयतन में प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला क्या था? x + y + z प्लस xy yz zx अपॉन 100 प्लस xyz अपॉन 10,000, 10,000, इतने प्रतिशत। अब x y z की जगह, x की जगह ये वैल्यू रखनी है, ये x की जगह रखनी है, ये y की जगह और ये z की जगह। अब रखते हैं हम वैल्यू, x की जगह क्या रखना है? -10, y की जगह -10, क्योंकि x की जगह -10 और y की जगह -10 और z की जगह +20, तो ये तो होगा तीनों का योग, ठीक। प्लस अब ये क्या था? 2 की गुणा, तो -10 और -10 की गुणा करेंगे तो क्या होगा? 1 मिनट लिख लेते हैं, -10 गुणा -10, माइनस से माइनस कट जाएगा, 10 × 100, तो ये xy की वैल्यू तो आ गई 100। अब क्या करना है? अब करना है yz क्या? 10 गुणा -10 गुणा 20, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो उत्तर आएगा माइनस का, और 20 × 200, तो ये आ जाएगा -200, ठीक। अब करनी है z की गुणा हम x से, तो z की वैल्यू है 20 और x की वैल्यू -10, तो इसकी भी वैल्यू -200 ही आएगी, तो यहां भी लिख लो -200 बटे 100 प्लस xyz की गुणा करनी है। xyz की गुणा कैसे होगी? xyz की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू -10, y की वैल्यू -10, z की वैल्यू 20, ये है, ठीक है, ये है, यहां से उठानी है, तो माइनस से माइनस कट गया। अब इनकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1 की गुणा 1 से करेंगे 1 और 1 की गुणा 2 से करेंगे तो 2, अंत में कितने जीरो लगा दो? 1, 2 और 3, तो ये आ गया 2000, तो xyz की वैल्यू आ गई 2000 बटे 10,000, इतने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ठीक है, बराबर। अब हम इसको करते हैं सॉल्व क्या है? ये -10 और -10 जुटने के बाद कितने हुए? -20, और ये है -20 और ये है +20, और -20 और +20 जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे? 0।
हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, मैं आपको यहां जोड़ के दिखाता हूं। -10 कितने हो गए जोड़ के, -20, ठीक है। अब -20 को +20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0, क्योंकि 20 से 20 कट जाएगा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू तो आ गई 0 प्लस। अब इसमें क्या करना है, 100 में से -200 घटाओगे तो क्या कितना उत्तर आएगा, 200 में से 100 घटाओ तो कितने बचे 100, और चिन्ह 200 का क्या है माइनस, तो ये आएगा -200 माइनस के 100। अब माइनस के 100 को माइनस के 200 को जोड़ोगे तो कितने आएंगे माइनस के 300 बटे 100 प्लस 1 2 3 0 से 1 2 3 0 बचे बराबर 2 बटे 10, ठीक है। अब इनको 2 0 से 2 0 कट गए, तो यहाँ आया -3 प्लस 2 बटे 10 की वैल्यू 0.2। अब ये 0.2 होती कैसे 2 बटे 10 की वैल्यू, यह भी देखते हैं ना। 2 बटे 10 की वैल्यू हमने 0.2 कैसे की, ये क्वेश्चन मार्क है, इसको हमको कैसे करना होता है। अब हमको इसमें यहां देखना है कि 1 के बाद कितने जीरो हैं, इस 1 के बाद कितने जीरो हैं, 1 के बाद हमने देखा तो 1 ही जीरो है, ज्यादा जीरो तो नहीं है। अब हम इस संख्या में, जैसे कि 2 है, इस संख्या में एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे और उस अंक को इस तरफ से इस तरफ की ओर गिनना शुरू करेंगे। तो इसमें अंक गिनने शुरू करो, 1 हो गया, यहां लगा दो दशमलव, है ना। लेकिन यहाँ 0 भी लगा देते हैं, वो 0 क्यों लगा देते हैं कि जैसे हमने 0.2 लिखा तो किसी को दशमलव नहीं दिखा तो हो सकता है गलती कर दे वो, तो इससे के लिए हम सुविधा के लिए 0 लगा देते हैं। अब ये 0 और 2 में एक तो गैप ज्यादा है, ऊपर से दशमलव भी दिखेगा, क्योंकि 0 और 2 ऐसे लिखेंगे तो पास पास लिखेंगे, लेकिन 0.2 लिखेंगे तो थोड़ा गैप बनेगा बीच में, ठीक है। इसके लिए हम 0 लगा देते हैं। तो ये 0.2 तो समझे आप कि ये 0.2 कैसे हुआ, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं, ठीक है। जैसे हमको लेता है 8 बटे 10, तो 1 के बाद कितने जीरो है, 1 के बाद 1 जीरो है, तो इस संख्या में एक संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे। अब गिनना शुरू करेंगे इधर से इधर की ओर, ठीक है। यह 8 एक संख्या हुई, 1 यहां लगा दिया दशमलव, इसके आगे कुछ नहीं बचा तो लगा दिया 0, ठीक है। अब देख लेते हैं हम, जैसे 11 बटे 10, तो 11 बटे 10 1 के बाद कितने जीरो है, 1 ही जीरो है 1 के बाद, ठीक है। तो इस संख्या में 11, एक अंक के बाद दशमलव लगाना और अंक गिनना है इस तरफ से इस तरफ की ओर, ठीक है। तो एक अंक हो गया, ये यहां लगा दो दशमलव, तो ये संख्या हो गई 1.1, ठीक है। अब हम देख लेते हैं 121 बटा 10, तो इसमें भी 1 के बाद कितने जीरो हैं, 1 के बाद 1 जीरो है, तो इस संख्या में 121 में एक अंक के बाद दशमलव लगा दो और अंक गिनना है इधर से, मतलब इधर से इधर की ओर, ठीक। तो ये हुआ 1, मतलब 12.1, ये हुआ उसका उत्तर। तो 10 से भाग देना तो सीख गए हम, ठीक। लेकिन 100 से हम कैसे भाग देंगे, समस्या तो ये है कि 100 से 100 में भी तो ऐसा ही कुछ है, तो 100 भी आसान है। जैसे हमको लिखना है, मान लो 12 बटा 100, 1 के बाद कितने जीरो है, 1 के बाद 2 जीरो, तो इस संख्या में 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है और अंकों की गिनती करनी है इस तरफ से इस तरफ की ओर, ठीक। तो 1 और 2 यहां लगा देंगे दशमलव, अब इसके आगे कुछ नहीं है, अब इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे लगा देंगे 0, ठीक। तो ये होगा क्या नाम है 12 बटे 100 की वैल्यू 0.12, ठीक है। इसी तरीके से चाहे 1000 हो, मान लेते हैं हम 125 बटा 1000 है, तो 1 के बाद कितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो इस संख्या में 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 3, यहां लगा दिया दशमलव, ये आ गया 0, ठीक है। ये हुआ। अब हम चलते हैं, एक चीज और देखते हैं, अगर हमको देखना 2 बटे 100, तो इसको कैसे करेंगे। चलो मान लेते हैं दशमलव के बाद 2 जीरो है, लेकिन यहां तो अंक ही 1 है, 2 गिनेंगे कैसे, तो गिनते किधर से, इधर से 1 गिनते हैं, तो ये हुआ 1, अब खत्म हो गया तो यहां लगा लेंगे 0, तो अब कितने अंक हो गए, 1 और 1 2, ये लग गया 0 दशमलव 0, तो इसकी वैल्यू हो गई 0.02, ठीक है। इसी हिसाब से अगर अंक कम पड़ रहे हैं तो उससे पहले 0 लगा लो, उसके बाद 0 कभी नहीं लगाने, ऐसा मत करना 2 के बाद 0 लगा के ये हो गया गलत, ठीक है। हमेशा 2 के पहले 0 लगाना है, यहां दशमलव लगा दो, ये हो गई वैल्यू, ठीक है। लेकिन 0 हम अपनी तरफ से भी लगा देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया, किसी को 10 100 1000 10,000 किसी से भी भाग देनी हो तो उससे भाग दे लेंगे। अब आपको प्रैक्टिस करनी है अपने आप घर पे स्वयं, ठीक है। तो अब 0.2 तो ये हो गया। अब बात आई कि पूर्ण संख्या में से दशमलव वाली संख्या घटेगी कैसे, है ना। तो यहां पे एक चीज देखिए, ये क्या है,
ये है 1 मैं आपको 1/10 बताता हूं। पहले 1/10 की मान क्या है। 1/10 की वैल्यू क्या होगी। 1 के बाद कितना जीरो है 1, तो यहाँ एक संख्या के बाद 0.1 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 0.1 है वो 1 का 10वां हिस्सा है। ठीक, मतलब क्या है, यदि एक संख्या को हम ये एक संख्या मान लेते हैं, ये इसको 10 भागों में तोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है ये इस पूरी संख्या का 1/10वां हिस्सा है। ठीक है, ये समझ गए आप, बिल्कुल समझ गए। तो 1 में कितने दशमलव होंगे, तो ये 10 होंगे ना, चाहे 0.1 0.1 0.1 है ना। जैसे हम यदि प्रत्येक को हम 0.1 लिख दें तो ये कितने होंगे 10 होंगे। तो 1 में 0.1 कितने होंगे 10 0.1 होंगे नहीं होंगे। तो ये कितने 0 है, ये है 0.2। तो 1 में से अगर 0.2 घटा देंगे तो इसका मतलब 0.1 और 0.1 2 बार घट गया, तो कितने बार बचा 8 बार बचा। तो वो 8 बार का मतलब होता है 0.8। ठीक है, 2 बार की मान ये हुआ, तो 0.1 अगर 8 बार लिखा हुआ है तो उसकी मान क्या होगा 0.8 होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका मतलब। तो अब हम 1 में से 10 को 0.2 घटाएंगे तो क्या आएगा 0.8। अब आप क्या इस तरीके से घटाएंगे, आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं घटाएंगे, तो फिर कैसे घटाएंगे। तो आप ऐसे घटाएंगे कि ये 1 में से घटाना है, मान लो 0.2 को, तो आप क्या करेंगे, ये 0 है ना, ये 0, तो 0 में करेंगे +1, तो उत्तर आएगा 1। तो 1 में से घटाएंगे 1 तो कितना बचा 0। अब लगाएंगे दशमलव, अब ये कितने हैं 2। अब इसको 10 में से 2 घटाओ तो कितने आ गए 8। अब ये 10 में से क्यों घटा रहे हैं, है ना, क्योंकि 1 में 0.1 10 बार आता है। ठीक, इसलिए हम इसको 10 में से घटा रहे हैं, तो ये आ गया 0.8 एक चीज। ठीक है, अब मान लेते हैं हमको घटाना है 9 में से 1.6, तो ये कितना है 1, 1 में +1 करो तो कितना आ गया 2, तो 9 में से 2 गए 7 दशमलव। अब ये कितने 6 को 10 में से घटाओ तो कितने बचे 4, इस 4 को लिख दो यहाँ, तो ये हो गया 7.4। ये तो घटाना होगा दशमलव के 1 अंक बाद तक की संख्या। ठीक है, अब आते हैं दशमलव के 2 बाद की संख्या। ठीक है, मैं आपको एक चीज और बताता हूं, जैसे ये 1.1 है, इसको हम इस तरीके की भिन्न में कैसे लिखेंगे, इस तरीके की भिन्न में कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, यह 1.1 अपॉन दशमलव के नीचे लगाना है 1। अब इस दशमलव के बाद कितनी संख्या है, दशमलव के बाद है ये एक संख्या, तो ये 1 लगा दिया 0, ये दिया उड़ा, तो इसका मतलब हो गया 11/10। ठीक, एक और एग्जाम्पल लेते हैं आगे, वो क्या होगा, जैसे मान लेते हैं हम लिखते हैं 1.21, इसको कैसे भिन्न में बदलेंगे, तो 1.21 अपॉन दशमलव के नीचे लिखेंगे 1। अब दशमलव के बाद कितनी संख्या है, बोले 2 संख्या, तो 2 0, तो इसका मान होगा 121/100। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या ये हुआ कि मान लो हमको 1.1 लिखा है, तो दशमलव के बाद कितनी संख्या, दशमलव के बाद कितनी संख्या है 1, तो 1 के बाद लगा देंगे 0, तो इसको 10 में से घटाएंगे 1.21, दशमलव के नीचे लिखेंगे 1, इसके बाद 2 0, तो इस 21 को 100 में से घटाएंगे। ठीक है, 1.86 है। ठीक है, तो दशमलव के नीचे लिखेंगे 1। जब इस तरीके से घटाएंगे, यहां जैसे मैंने ये बताया है, यहां घटाना, जो मैंने यहां घटाना बताया है, ये तो दशमलव के बाद एक संख्या है, जब दशमलव के बाद इस तरीके से 2 संख्याएं आएंगी तो कितने में से घटाएंगे, या 3 संख्याएं आएंगी, या फिर 4 संख्याएं आएंगी, या 5 संख्याएं आएंगी, या 10 संख्याएं आएंगी, तो कितने में से घटाएंगे, तो दशमलव के नीचे लिखेंगे 1, दशमलव के बाद कितने आएंगे 2, तो इसको घटाएंगे 100 में से। समझ गए। फॉर एग्जाम्पल एक स्लाइड और ऐड कर लेता हूं मैं, एक स्लाइड और ऐड कर ली। ठीक है, क्या था, जैसे मान लो, वो तो बता दिया मैंने, 1.86 को कितने में से घटाएंगे, इस 0.86 को दशमलव के नीचे 1, अब ये बचे कितने अंक 2, तो इसको 100 में से घटाएंगे। मान लेते हैं 1.86253 ये संख्या है, तो इसको कितने में से घटाएंगे, जब हम किसी मान लेते 10 में से घटाना है, तो इसको तो हम घटा लेंगे, इसको कितने में से घटाएंगे, इसको घटाएंगे दशमलव, तो दशमलव की जगह लिखो 1। अब इसमें कितने अंक है, बोले 5 अंक है, तो 1 2 3 4 5, इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक, अब
लेते हैं एग्जाम्पल, हम पहले एक संख्या को घटाएंगे, जैसे 10 में से घटाया 1.2, ठीक है, तो ये कितना है 1, इसमें +1 करेंगे तो कितने हो गए 2, तो 10 में से 2 गए 8 दशमलव। अब दशमलव के बाद कितनी संख्या है 1, तो 1 क्या गया उतनी 0, तो 10 में से 2 गए 8, ठीक है। अब मान लेते हम 8 में से घटाना 1.6, ठीक है, 2.6 घटाते हैं इस बार, ठीक है। अब ये है 2 में करेंगे +1 तो कितने हो जाएंगे 3, 8 में से 3 गए 5, दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1, तो 1 के आगे उतनी 0 लगाएंगे 10, 10 में से गए 6 तो 4, यहां लगा देंगे दशमलव, ठीक है। अब लेते हैं हम 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या जैसे हम घटाते हैं 7 में से 1.66, तो ये कितना है 1 में +1 किया तो कितने हो गए 2, 7 में से 2 गए 5, ठीक है, दशमलव। अब दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं 2, तो 1 के बाद उतने ही 0 लगाएगा, 100 में से 66 गए तो कितने बचे 34, तो 5.34, ठीक है। अब हम ले लेते हैं हम 8 माइनस 2.36, ठीक है, तो इस 2 में जोड़ेंगे 1, 2 + 1 3, 8 में से 3 घटाए तो कितने आए 5 दशमलव। दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2, तो 1 के बाद उतने ही 0 लगाओ, 100 में से 36 गए तो कितने बचे 64, 100 में से 36 घटाओगे तो 64, ठीक है, तो इसमें से इसको घटाने की वैल्यू है 5.64। अब ले लेते हैं हम 3 डिजिट वाला, 3 डिजिट वाला क्या है कि हम घटाना 9 में से 1.624, उदाहरण के लिए, तो ये कितना है 1, इस 1 में +1 किया तो कितने आ गए 2, तो 9 में से 2 गए 7 दशमलव। अब इसको घटाना है, अब ये दशमलव के बाद कितने अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 1 के बाद उतने 0 लिखो, 1 2 3, 1000 में से 624 घटा लो, 10 में से 4 गए 6, यहाँ कितने बचे 9, 9 में से 2 गए 7, यहाँ कितने बचे 9, 9 में से 6 गए 3, यहाँ कितने बचे 0, तो ये 7.376 आपको उत्तर आ गया। अब एक और घटा लेते हैं 3 का, जैसे 9, जैसे हम 6 माइनस 2.312 इतना घटा लिया, तो इतना घटाना है हमको, तो कैसे घटाएंगे, ये है 2 में 1 और जोड़ो, 2 और 1 3, 6 में से 3 गए 3 माइनस, अब ये 1 के बाद कितने अंक हैं, ये सॉरी दशमलव के बाद कितने अंक हैं, ये 3 अंक है, तो 1 के बाद उतने 0 लगा लेंगे 1000। अब 1000 में से 312 घटा दो, तो ये 0 नहीं जाएगा, तो यहां से ले लेंगे हासिल लेना तो जानते हैं आप, इतना तो जानते ही होंगे, ठीक है। 1000 में से 312 तो घटा ही लेंगे, उम्मीद करता हूं। 10 में से 2 गए 8, यहां बचे 9, 9 में से 1 गए 8, यहां बचे 9, 9 में से 3 गए 6, तो सॉरी ये मैंने गलती से यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दिया, यहाँ पॉइंट लगेगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 3.688। अब 3 संख्याओं से ज्यादा का है तो उसी तरीके से घटाएंगे, पॉइंट की जगह 1 और दशमलव के बाद जितनी संख्या उतने 0 लगाते जाएंगे, उसमें से घटा देंगे, ठीक है, ये हुआ घटाने का तरीका, ठीक है। फिर अब हम उसी तरीके से हम यहाँ घटाएंगे, 3 में से 0.2 घटाओ, 3 माइनस का है और ये प्लस का है, ठीक है, तो क्या करेंगे बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा लो, ठीक है, तो 3 में से 0 आई है, 0 में करेंगे +1, 0 + 1 1, तो 3 में से 1 गए तो कितने बचे 2, 2 के बाद लगा देंगे दशमलव। अब ये कितना है 2, तो 2 कितने में से घटाएंगे 10 में से 2 गए 8, तो ये 2.8% का उत्तर आ जाएगा, और चिन्ह आएगा यहाँ ऋणात्मक, क्योंकि 3 संख्या बड़ी है और 3 का चिन्ह है माइनस, तो यहाँ माइनस का मतलब तो दर्शाता है कि कमी को, यहाँ माइनस का ये जो चिन्ह है ये दर्शाता है कमी को, तो जो भी वृद्धि वाले हैं वो ऑप्शन तो काट दो, ठीक। अब उत्तर आ रहा है 2.8%, तो 2.8% कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है, इसमें 2.8% नहीं है, तो ये 3 गए और ये बी ऑप्शन आपका बचा, तो यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम हॉल में आपको ऐसा काटने का तरीका वो मिलता नहीं है मेथड की, ऐसा आपने काट दिया, तो एग्जाम हॉल में कैसे काटेंगे, एग्जाम हॉल में इस तरीके से काटेंगे आप, कैसे कि एक आपको पेन पेपर तो मिलता ही है, ठीक है, पेन पेपर पर आप लिख लेंगे ABCD, ठीक है। तो अब ऑप्शन देखेंगे कि पहला तो है ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब कमी, वृद्धि वाले ऑप्शन को चुपचाप काट दो, वृद्धि ऑप्शन कौन से में, सी ऑप्शन में वृद्धि है, ठीक है, ए ऑप्शन में भी वृद्धि है, तो ए और सी कट गए, अब बचे बी और सी।
आ रहा है 2.8%, तो 2.8% है किसमें, 2.8% ए में है, लेकिन ए पहले ही कट चुका है। बी में है तो ये बी ऑप्शन हो गया आपका, लेकिन डी में नहीं है 2.8%, तो डी कट गया, तो आपका ऑप्शन आएगा बी। तो इसलिए बी आपका राइट आंसर होगा। तो आपको एग्जाम हॉल में इस तरीके से करना है, क्योंकि आपका जो एसएससी का एग्जाम होता है वो ऑनलाइन होता है, तो वहां पे स्क्रीन पे इस तरीके से काट ही नहीं सकते, जैसे मैंने काटा, ये वृद्धि से वृद्धि काट दी, 3.5% काट दिया, तो वहां एग्जाम हॉल में आपको ये मिलेगा नहीं। तो वहां कैसे करेंगे, वहां आपको ऐसे करना है, ठीक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 पर। ठीक है, यहां आपको पूरी तरीके से समझाएगा, एकदम बेसिक से, चिंता मत करो, ठीक है, एकदम बेसिक से एडवांस लेके जाएंगे आपको। अब क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 60 कहता है ए पर्सन, ये यहां टाइप चेंज हो जाता है, ठीक है, ये 3 सवाल है सेम टाइप के, ठीक है, ये 3 सवाल मैं समझाता हूं किस तरीके से किए जाते हैं, ठीक। ए पर्सन मल्टीप्लाइज अ नंबर बाई 7/4, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 3/5, ओके, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट, ओके। एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है, तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ठीक है। परिवर्तन तो हम ज्ञात कर देंगे, लेकिन परिवर्तन करेंगे किससे, जो सही होना चाहिए था उससे गलत कितना हो गया, ठीक है, उतना ही तो। मान लो सही होना चाहिए था x, ये हो गया y, xy नहीं, एग्जाम्पल रियल नंबर में लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं पहला होना चाहिए था 10, हो गया 12, तो कितनी गलती हो गई, 2 की गलती हो गई, नहीं हो गई। उसको प्रतिशत में ज्ञात करना, तो 2 सही क्या होना चाहिए था 10, तो 2/10 मतलब 20%, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1/5, 1/5 की वैल्यू होगी 20%। इसी तरीके से हमको यहां निकालना है, ठीक है। तो हम सही और गलत लेंगे क्या, तो एक काम करेंगे, जैसे लिख रखा है कि 3/5 के स्थान पर, मतलब इसको करना चाहिए था, तो ये होना चाहिए था, तो जो होना चाहिए था उसके ऊपर लगा देंगे हम सही का निशान, लेकिन 7/4 से गुणा कर दिया, तो इसके ऊपर लगा देंगे कट का निशान, जो गलती कर दी उसके ऊपर गलत का निशान लगा देंगे, ठीक है। तो होना तो ये चाहिए था, हो ये है गया, ठीक। तो अब हम एक ऐसी क्या संख्या माने, जो एक काम करते हैं, अब हम यहां पे एक ऐसी संख्या मानेंगे जो कि 5 से भी कटे और 4 से भी कटे। तो अगर कोई संख्या 5 से भी कटे और 4 से भी कटे, तो क्या होगी, वो ऐसी संख्या होगी जो 5 और 4 का एलसीएम होगा। और एलसीएम लेना मैंने सिखाया है कि 5 के फैक्टर करो, 5 के फैक्टर करोगे तो 5 गुणा 1, 1 को छोड़ दो, 4 के फैक्टर तो 2 गुणा 2, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन है कुछ, बोले कुछ कॉमन नहीं है, तो दोनों को उठा के एक जगह ऐसे रख दो, 5 गुणा 2 गुणा 2, इनका गुणा करके उत्तर ले आओ, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो 20 हो गया एलसीएम, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या 20 थी, ठीक, मान लेते हैं कि वो संख्या जो थी वो 20 थी। तो 20 में 3/5 से गुणा करना था, तो 20 में जब 3/5 से गुणा करेंगे तो 20 गुणा 3/5, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, और 4 के 3 में गुणा करेंगे तो 4 तियां 12, तो होना चाहिए था 12, लेकिन हो कितना गया, हो गई 7/4 से गुणा, तो 20 गुणा 7/4, ये कर दिया उसने गलती से, तो 4 पंजे 20 और 5 गुणा 7 में करेंगे तो 5 सत्ते 35, हो गई गलती से 35। तो 12 की संख्या 35 हो गई, तो कितनी बढ़ गई, 35 माइनस 12, 35 में से 12 घटाएंगे तभी तो आ जाएगा जो कितनी संख्या बढ़ी, तो 35 में से 12 गए, आ गया 23, ठीक। तो कितनी संख्या त्रुटि कितनी हुई हमसे, त्रुटि हुई 23 की, कितने पे, 12 पे हुई। तो इसको प्रतिशत में ज्ञात कीजिए, प्रतिशत में कैसे ज्ञात करेंगे, प्रतिशत में ऐसे ज्ञात करेंगे, कितने की त्रुटि हुई 23 की, कितने पर त्रुटि हुई 12 पर। अब इसको परसेंटेज में चेंज कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। तो या तो आप कर लीजिए इस तरीके की, आप इसको क्या नाम है सॉल्व कर लीजिए, या एक और तरीका देख लीजिए, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं, दूसरा तरीका 1 मिनट बाद देखेंगे। अब 23 को लिख लेते हैं हम 24 माइनस 1/12। अब ये जो 24 है ये 12 से पूरे जा रहा है, ठीक है। ये अब इसको सॉल्व करेंगे तो 24/12, हमने इस जो भिन्न है इसको खोल के लिख दिया, माइनस 1/12, 24/12 2 माइनस 1/12 बराबर 2 को परसेंटेज में चेंज करोगे तो ये होता है 200%, और 1/12 की वैल्यू होती है 8 सही 1/3%।
ठीक है, कैसे? या तो आप भिन्न में जो मैंने भिन्न से प्रतिशत चेंज करवाया था उसको याद किया होगा तो आ जाएगा, वरना कैसे 1/12 गुणा 100%। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8 सही 1/3%। ठीक है, अब 200 में से 8 सही 1/3% घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे? 200 में से 8 नहीं, 8 से 1 ज्यादा घटा देंगे तो कितना घटा देंगे? 9। तो 200 में से 9 गए तो 191। अब इस 3 में से इस एक को घटाएंगे तो कितना आएगा? 2/3%। तो 191 से हल्का 191 2/3, 2/3 को 0.66 लिख देते हैं। या तो हम कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है, या दूसरा का तरीका ये करेंगे। दूसरा तरीका यहां से देखो आप, 1 मिनट, यहां से देखो आप, 200% में से लगभग 9-9.5% घट रहा है, तो 200 में से, तो इसका मतलब जो उत्तर आएगा वो 200 से तो कम आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका वैसे नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर 200 में से 8 सही 1/3 ना घटा के हम, अगर 200 में से 8 सही 1/3 ना घटा के 9 घटाते तो कितना आता? 191 आता। इसका मतलब 191 से ऊपर का उत्तर आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में उत्तर है, जो कि है ऑप्शन सी। ये तो हो गया इस तरीके से। लेकिन एक और तरीका हो सकता है जो कि इतनी कैलकुलेशन भी खत्म कर सकता है। वो क्या होगा? वो ये है, जैसे हमने लिखा ना, ये 24 - 1, तो इसका मतलब ये 12 दूनी 24, ये आ जाएगा 200%। तो मतलब 200% से हल्का सा कम उत्तर होगा। तो 200% से हल्का सा कम एक ही उत्तर है, 191.66। ये 200 से ऊपर है, ये 200 से लगभग 35% कम है, ये 200 से लगभग 45% कम है। ठीक, तो ये भी नहीं होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 पे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये कह रहा है कि ए पर्सन मल्टीप्लाइज ए नंबर बाई 3/2 इंस्टेड ऑफ 4/7। ठीक है, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट। हिंदी में पढ़ते हैं। एक व्यक्ति किसी संख्या को 4/7 के स्थान पर 3/2 से गुणा कर देता है, तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन करना किससे था? 4/7 से करना था। आप इसमें देखिए कि किससे करना था, हमको किस संख्या से गुणा करना था। तो आप देखेंगे 4/7 से तो गुणा करना था, लेकिन कर बैठा वो 3/2 से। बस यहां वही लिख लो, 4/7 से गुणा करना था, 3/2 से वह कर बैठा, तो ये गलती है। अब हम क्या करेंगे? अब ऐसी संख्या मानो जो 7 से भी भाग दे दी जाए और जो 2 से भी भाग दे दी जाए, तो वो संख्या क्या होगी? 7 × 2 = 14। ठीक, तो वो संख्या क्या है? 14। अब क्या था? 14 को 4/7 से गुणा करनी थी। तो जब हम 14 को 4/7 से गुणा करते, तो 14 × 4/7, 7 × 7, 7 दूनी 14, 2 की गुणा जब 4 में करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 2 × 8। इसका मतलब 8 उत्तर आना चाहिए था। ठीक, लेकिन उसने गुणा कर दी 3/2 से। तो 14 की गुणा 3/2 से कर लो, 14 × 3/2, 2 × 2, 2 × 7 = 14। 7 की गुणा 3 में करेंगे तो 7 × 3 = 21। आ गया गलती से 21। तो कितना गलत, कितना ज्यादा आया या फिर कितना कम वो आया? कितना फ्लक्चुएशन हुआ, परिवर्तन कितना हुआ? परिवर्तन हुआ 21 - 8 मतलब 13 का। 13 का परिवर्तन हुआ 8 पे। ठीक, तो प्रतिशत में कितना, तो कितना परिवर्तन हुआ? 13। कितने पर? 8 पर। ठीक है, तो अब इसको परसेंटेज में चेंज कर लीजिए। अब इसके फिर दो ही तरीके, एक तो वैसे ही जाओ सॉल्व करते, दूसरा तरीका ये है कि अगर 8 से ये संख्या बड़ी है, 8 से 13, तो इसका मतलब इसका उत्तर 100% से तो अधिक आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जब हम 8 मतलब 13 को लिखेंगे 8 + 5/8, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 की गुणा भाग में 8 में करेंगे तो 8/8, और 8 को से भाग 5 में करेंगे तो 5/8। ठीक है, 8/8 की वैल्यू 1 + 5/8। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 100%। एक की वैल्यू 100% प्लस 5/8। 5/8 की चाहे कितनी वैल्यू, तो 100% से तो ऊपर उत्तर आएगा। दैट मींस इसका मतलब ये होगा कि ऑप्शन डी और ऑप्शन बी आपका होगा नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम किस पे कि होगा क्या। ठीक है, तो होगा क्या?
तो ये देख लीजिए ये कितना होगा, या तो 1/8 12.5% होता है, 12.5 की 5 से गुणा कर लो तो 12.5 पंजे 62 आ जाएगा, 100 में 62 जोड़ दो तो 162.5 आपका उत्तर आ ही जाएगा इस तरीके से, ठीक है। या फिर क्या करो, या फिर ये करो, क्या कि ये जो 5 है अगर 4/8 होता तो 4/8 मतलब 4 एकम 4, 4 दूनी 8 मतलब 1/2 मतलब 50% होता। अरे 4/8 को हम 4 से काटते, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, इसको कैसे लिखते 1/2, और 1/2 की वैल्यू होती 50%। मतलब अगर यह 4/8 होता तो इसकी वैल्यू 50% होती नहीं होती? बाबूजी बिल्कुल होती। लेकिन यह है 5/8 मतलब इसकी वैल्यू 50% से तो ऊपर होगी चाहे कितनी भी हो। तो इसका मतलब जो आपका उत्तर आएगा वो 150% से अधिक उत्तर होगा, जो भी उत्तर हो, और 150% से अधिक एक ही ऑप्शन है, यह 150 से कम है, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। या फिर आप 13/8 को इस तरीके से पूरा मतलब इस तरीके से कीजिए, ठीक है। दोनों तरीके से किसी तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इस तरीके से कीजिए कि 1/8 की जगह 12.5% लगाओ और 12.5 की गुणा 5 में करोगे तो 62 आएगा, 100 में 62 जोड़ दो 162.5% आ जाएगा, ठीक है। और या फिर अप्रोक्सीमेशन कर लो कि अंदाजन मार लिया कि लगभग इतना होगा। और वैसे ये कैलकुलेशन यहाँ इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, चाहे तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अभी आपको बताता चलूंगा तो आपके दिमाग में ये आपकी समझ ये डेवलप होती चलेगी, ठीक है। अगर मैं अभी नहीं बताऊंगा, आगे बड़ी कैलकुलेशन में अचानक से बताऊंगा तो आप चक्कर आ जाएंगे, आप सोचेंगे कि ये हुआ क्या। इसलिए मैं शुरुआत से ही ये कैलकुलेशन ट्रिक्स बताता चल रहा हूँ, ठीक है। और ये कैलकुलेशन ट्रिक्स अगर आप अभी से पढ़ते चलेंगे तो आप इसमें माहिर हो जाएंगे, ये आपको एग्जाम हॉल में काफी काम देंगे, बहुत कैलकुलेशन बचाएंगे आपकी, है ना। यदि कोई मुझसे पूछे तो मैं सीधे बोलूंगा 8 का 1.5 गुना होता है 12, है ना। तो 8 का 1.5 गुना 12, 1.5 गुना का मतलब 150%, तो इसका उत्तर 150 से ऊपर होगा, तो सीधे 3 ऑप्शन में यहां से काट दूंगा। तो इस तरीके की कैलकुलेशन आपकी भी हो जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, बिल्कुल वही सवाल है कि अ पर्सन मल्टीप्लाइज ए नंबर बाय 5/7 इंस्टेड ऑफ 4/9, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज। एक व्यक्ति किसी संख्या को 4/9 से के स्थान पर 5/7 से गुणा कर देता है, करना चाहिए था 4/9 से गुणा, ठीक, और कर बैठा है 5/7 से। तो एक संख्या मान लेते हैं हम जो 9 से भी कटे और 7 से भी कटे, तो क्या कटेगी 9 गुणा 7, एलसीएम भी है ना, एलसीएम लो लो या फिर दोनों संख्याओं को गुणा कर लो। आप तो सीधे आप जो 9 के गुणा 7 से कर लो, सीधे आपका कभी फंसेंगे ही नहीं, ठीक है। 9 7 63 गुणा करना मतलब क्या है, जब इस तरीके से आया ना तो आप एलसीएम भी ना लो, आप डायरेक्ट गुणा कर लो। जैसे आपको देखना है 9 और 7, ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 और 7 से कटे, तो 9 गुणा 7, बात खत्म, 9 7 63, ठीक है। अब 63 की गुणा करनी चाहिए थी 4/9 से, तो क्या उत्तर आता है 63 गुणा 4/9, 9 7 63 और 7 चौक 28, 28 से गुणा करनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन कर किससे बैठे हम 5/7 से, 63 की गुणा 5/7 से कर बैठे हैं, तो 7 एकम 7, 7 ने 63, 9 पंजे 45, तो कर बैठे हम 45। तो कितना ज्यादा हो गया 28 से, ये 17 ज्यादा हो गया, तो 17 कितने पे ज्यादा हो गया 28 पे, ठीक है। तो इसका प्रतिशत में परिवर्तन कीजिए। प्रतिशत में परिवर्तन कैसे कीजिए, अब या तो आप एकदम भेड़ की तरह लग जाओ, एकदम से इसमें गुणा 100 और प्रतिशत का चिन्ह लगाओ या लग जाओ, या फिर थोड़ा दिमाग लगाओ। ऑप्शन है काफी दूर दूर, आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो, ठीक है। कैसे लगाओगे, तो 28 का आधा होता है 14, ठीक है। अगर इसका मतलब ये भिन्न 14/28 होती तो हम काटते 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 1/2 मतलब ये होता 50%, ठीक है। लेकिन यह 17/28 मतलब 14 से 3 ज्यादा, मतलब तो ये 50% हल्का सा उत्तर ऊपर आएगा। तो 50 से हल्का उत्तर ऊपर कौन सा, ये तो 100 से ही ऊपर है, ये 50 से कम है, 50 से ये तो 30 ज्यादा है, तो ये भी नहीं होगा। 50 से हल्का सा ऊपर जो है 60.71%, सी ऑप्शन है। चाहे तो आप इसको करके देख लीजिए, कहते हैं 14 + 3/28,
अब 28 से दोनों को भाग दे लो तो 14/28 प्लस 3/28, ठीक है। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, ये होगा 1/2 प्लस 3/28। अब 1/2 की वैल्यू तो 50% है, ठीक। तो 3/28 की वैल्यू क्या होगी, अब इसमें गुणा कर लो 100 से, गुणा 100%, 4 सत्ते 28 और 4 से 25 बार, 25 गुणा 3 से करेंगे तो 25 तियां 75/7%। अब 7 से कर दो भाग तो 7 ढाई 70, बचे 5, 7 सत्ते 49, 10.7 के आसपास आ रहा है, तो 50 और 10.7 60.7 के आसपास उत्तर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो आपको एकदम उतना ही उत्तर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं होती है कि आप एग्जैक्ट उत्तर निकालें, आपको उसका नंबर उतना ही मिलेगा, चाहे एग्जैक्ट उत्तर निकालें या फिर अप्रोक्सीमेशन लगा दें। तो आप, मैं कहूँगा अप्रोक्सीमेशन लगाना सीखिए, आपको एग्जैक्ट उत्तर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या था, आपका ऑप्शन सी राइट आंसर था, ठीक है। एक तो हो ये चीज, ये तो हो गया इन तीनों सवालों का बेसिक, ठीक है। लेकिन अब इनमें एक ट्रिक भी है, बेसिक भी समझना जरूरी था, ट्रिक भी समझनी जरूरी है, क्योंकि ट्रिक इस बेसिक से ही बनती है, ठीक है। जैसे ये है, अब इसमें ट्रिक बनाएंगे हम, ट्रिक यहां बनाएंगे। तो हमको सही क्या लिखना था, सही लिखना था 3/5 और गलत लिखना था 7 मतलब सॉरी सही करना था हमको 3/5, कर बैठे हम 7/4 से गुणा। तो हम क्या करेंगे, हम यह करेंगे इसमें क्या कि 4 की गुणा कर देंगे 3 में, समझ गए, 5 की गुणा कर देंगे 7 में। जब 4 की गुणा करेंगे 3 में तो 4 तियां 12, ये होना चाहिए था। और 5 की गुणा करेंगे 7 में, 5 सत्ते 35, ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ये गलती से हम कर बैठे। हमको क्या करना है, हमेशा नीचे वाले की गुणा ऊपर वाले में ले जाके करनी है, ले जाके करनी है। तो इस 5 को चुपचाप इधर उठा के ले जाना है हमको। मैं आपको समझाता हूं जरा। जैसे हमको क्या, जैसे मैंने बताया इस 5 की गुणा 7 में करनी है, तो नीचे वाले को उठा कर ले जाना है इधर को। ये मत करना कि 7 को उठा कर नीचे ले आए 5 में, नहीं, ये नहीं करना। ये जो 5 है नीचे वाली संख्या को उठा के ले जाना है हमेशा, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, दोनों तरफ हो। तो इस 5 को उठा के ले जाओगे इस 7 के पास, तो 5 की 7 में 35। अब नीचे वाली संख्या क्या है 4, इसको ले जाना है विपरीत की ओर, मतलब विपरीत दूसरी ओर। तो 4 को ले जाना है उठा के हमको 3 में गुणा करेंगे, 4 तिया 12। अब क्या हुआ, 12 से हो गई 35। ये इतनी राम कथा को हमने जो लिखा ये डायरेक्ट हो गई 12 से 35। और उसके बाद आप इस तरीके से उत्तर निकाल लेना, ठीक है। ये 12-35 कैसा है आप ध्यान रखिए, 3/5 हमको करना था। सही गलत के ये चिन्ह जरूर लगाने हैं हमको। सही का मतलब ये करना चाहिए था, गलत चिन्ह का मतलब है ये हमको नहीं करना चाहिए था, ये हम कर बैठे। ये गलती है हमारी और ये सही है, क्योंकि हमको इसी पे फिर हमको परसेंटेज निकालनी होती है, ठीक है। और फिर ये 12-35 तो ये आ गया, इसके बाद ये कैलकुलेशन आप कर ही लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारी ट्रिक कैसे बैठती है यहाँ पे। ठीक, अब क्या था, यहां था कि हमको 4/7 से गुणा करनी चाहिए थी, कर बैठे हम 3/2 से गुणा, तो ये हमारी गलती है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, हमको करना है इस 2 को उठा के ले जाना है इधर को। तो 2 की गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा 8, ये सही है, ठीक। और क्या करना है, अब इस 7 को उठा के ले जाना है हमको इस 3 में गुणा करने, तो 7 तियां 21, ये गलत है ना। तो ये 8 सही है, 21 हमने गलत कर दिया है, मतलब 8 की जगह हमने 21 कर दिया। तो गलती कितनी हुई, जितनी हुई वो यहां से कैलकुलेट कर लेंगे फिर हम, समझ गए। आपको ले कौन सा किधर जाना है, ये सही गलत के चिन्ह को कभी मत छेड़ना, और ये लगाने जरूर है सही और गलत के चिन्ह, यही बताएंगे तुमको कि किससे प्रतिशतता निकाली है। अगर हम उदाहरण के लिए हम ये सही गलत हमने हटा दिए यहां से, ठीक है। अब यहां क्या रखोगे तुम, जहां मैं ये रबड़ घुमा रहा हूं यहां पर क्या रखोगे, एक सेकेंड, फिर यहां क्या रखोगे, फिर 21 रखोगे या 8 रखोगे, कैसे पता करोगे। वैसे ही तो पता करोगे कि अगर यहां पे सही और गलत के निशान लग रहे होंगे, यहां सही का यहां गलत का निशान लग रहा होगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम अपनी ट्रिक लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, हमको सही का मतलब है यह लिखना चाहिए था 4/9,
से गुणा करनी चाहिए थी, लेकिन गलत कहाँ कर बैठे हम, 5/7 से गुणा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इस 7 को उठा कर ले जाएंगे, इस 4 में गुणा कर देंगे, तो 7 चौक 28, यह था सही। ठीक, और अब हम इस 9 को उठा कर ले जाएंगे इस 5 में गुणा, 9 पंजे 45, यह हो गई हमसे गलती। ठीक है, अब इसके आगे से सवाल ये आ गए हम यहाँ पे इस सवाल में, इतना हमारा जो भी मेहनत थी ये, इसके स्थान पर हमने डायरेक्ट ये लिख लिया 28 और 45। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है, तो ये आपको ट्रिक हो गई आपकी। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। ये हो गया थोड़े मिसलेनियस टाइप। मिसलेनियस मतलब जो आपका बेसिक बताया गया है ना, उसी के आधार पर ये सारे सवाल हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है कि इन ए फैक्ट्री 60% ऑफ एम्प्लॉइज आर अबव 30 years of age, ओके, एंड 75% ऑफ देम, मतलब जो इस 30% की एज से ऊपर है उनका 75% ऑफ देम आर मैन, ओके, एंड द रेस्ट आर वुमेन, ओके। इफ 1350 मेल एम्प्लॉइज आर अबव 30 years of age, कोई बात नहीं, देन हाउ मेनी टोटल एम्प्लॉइज आर देयर इन फैक्ट्री। ठीक है, एक फैक्ट्री में 60%, हिंदी में पढ़ते हैं, एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से अधिक है। इनमें से 75% पुरुष और शेष महिलाएं हैं। तो महिलाएं कितनी बची, अगर 75% पुरुष है, मैंने क्या कहा था, कोई भी संख्या स्वयं की कितनी होती है, 100%। तो ये टोटल हैं जो 30 वर्ष से अधिक के हैं, तो वो 100% है। इनमें से अगर 75% पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी हैं, 25%। यदि 1350 पुरुष कर्मचारी 30 वर्ष से ऊपर के हैं तो फैक्ट्री में कुल कितनी संख्या, कितनी कर्मचारी हैं। ठीक है, 60% की वैल्यू क्या होती है, 60% की वैल्यू होती है 3/5। यदि टोटल 5 है तो उनमें से 3 कर्मचारी जो है वो 30 वर्ष से ऊपर के हैं, यदि 3/5, तो हम संख्या मान लेते हैं कुल कर्मचारियों की 500। 100 क्यों माना है, ताकि प्रतिशत निकालने में आसानी लगे। जब हम इसका मान लो कितना भी प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से भाग करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 500 मान लिया है। ठीक है, तो मान लेते 500 कर्मचारी टोटल है, तो उनमें से 60% कर्मचारी का मतलब है 3/5, 30 साल से ऊपर के हैं। तो जो जितने भी बचे वो 30 साल से नीचे के होंगे, होंगे नहीं होंगे। तो 60% मतलब 3/5, 500 का 3/5, 5 से किए गया 100 बार, और 100 300, मतलब 300 कर्मचारी जो है वो 30 साल से ऊपर के हैं। तो बचे कितने, 200 कर्मचारी 30 साल से नीचे के हैं। ठीक है, यदि 1350, सॉरी, इनमें से जो 30 साल के अधिक हैं, ये जो 30 साल के अधिक है ना, इनमें से 75% पुरुष है। 75% का मतलब होता है 3/4। ठीक, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे और 100 से कर देंगे भाग, 25 × 75, 25 चौका 100 बराबर होता है 3/4। ठीक है, इस तरीके से 75% की वैल्यू होती है 3/4। तो क्या है, इनमें से 75% मतलब 3/4 जो है वो क्या है, पुरुष है। पुरुष को हम लिख लेते हैं मैन, और शेष जो है वो वुमेन है, मतलब महिलाएं हैं। तो 3/4, 300 का 3/4 क्या होगा, 4 से काट लो, तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, यहां से बचे 2, ये होगा 20, 4 पंजे 20। तो 75 गुणा 3, 75 3 225, यहाँ पे 3 से गुणा कर लो, 3 पंजे 15, हाथ से लगाइए, 3 सत्ते 21, 221 और 1 22, 225। अगर 225 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी बची, महिलाएं बची 75, टोटल 300 है। ठीक है, अगर टोटल में 300 है, ये देखिए टोटल में 300, जहां मैं पॉइंटर घुमा रहा हूं वहां ध्यान दीजिए, अगर टोटल में 300 है जिनमें से 225 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी बची, 75। ठीक है, तो पूछा क्या है, फैक्ट्री में कुल कितने लोग हैं। अब हम चलते हैं सॉल्व करने। तो 75 महिलाएं हैं। अगर 1350 पुरुष कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है, तो ये रहे 30 वर्ष से ऊपर, और उनमें से भी ये पुरुष, कौन पुरुष कितने हैं, 225। तो 225 यूनिट की वैल्यू है 1350। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1350/225। समझे नहीं समझे ये बात,
ये बात समझे कि नहीं कि ये 225 कैसे है। हमने माना था कि 500 टोटल कर्मचारी माना था, ये असल बात नहीं थी, जिसका 60% 30 वर्ष से ऊपर है, जो कि कर्मचारियों की संख्या आई थी 300, और इन 300 का 75% पुरुष हैं, जो की संख्या आई थी 225। सवाल में दे रखा है इन 225 की वैल्यू 1350, इसमें लिखा है 30 वर्ष से ऊपर के पुरुष कर्मचारियों की संख्या देखो 1350 है, तो इस 225 की वैल्यू हो गई 1350। ठीक है, तो वही ये लिखा गया है कि 225 यूनिट की वैल्यू 1350 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 1350 बटे 225। अब या तो 225 से सीधा काट दो, अगर आप वैसे नहीं काट रहे हो मैं तो सीधे काट दूंगा, सीधे सीधे 6 बार जाएगा। ठीक है, कैसे जाएगा 6 बार, या तो आप एक काम करो छोटी छोटी से काट के देख लो। 25 से तो काट ही लो, 25 नेम 25 का पहाड़ा तो आता ही होगा, 25 नेम 225 और 25 पंजे 125। हाँ सही तो काट रहा हूं मैं फालतू सोच रहा हूं, है ना। 25 पंजे 125, यहां से बचे 10 और 10 के बाद एक ये जीरो तो हो गए 100, यहां से बचे 10, 135 में से 125 गए तो बचे 10, उसके बाद लगाया एक जीरो तो ये हो गए 100, तो 25 से भाग करेंगे 25 चौका 100 मतलब 54/9, और 9 एकम 9, 9 6 का 54 बराबर हो गया 6। या तो एक तो आप इस तरीके से भाग दे सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इस तरीके से भी भाग दे सकते हैं कि ये है 200 से हल्का सा ऊपर और ये है 1350, तो ये 2 छक्का 12 तो जा रहा है। अगर ये 200 का 6 गुना होता 1200, इस तरीके से लिखो 200, ये 200 से 6 गुना 1200 हो जाता, तो ये 6 गुने के आसपास जा रहा है, तो हम 600 गुना करके देख लेते हैं। 225 क्या लिखेंगे हम, 200 प्लस 25, जब इसकी 6 से गुणा करेंगे तो 6 के गुणा 2 से करेंगे तो 1200, और 25 की गुणा 6 में करेंगे तो 25 छक्का 150, और 1200 और 150 को जोड़ के 1350 हो रहा है। हाँ, और ये 1350 हो, तो ये सीधे सीधे 6 बार चला गया, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6। ठीक, यहां पे ये 225। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6। तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं, फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी माने हमने 500, माने नहीं माने, ये 500 कर्मचारी माने थे नहीं माने थे, बिल्कुल माने थे। तो 500 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 500 यूनिट की वैल्यू होगी 500 गुणा 6 बराबर 3000, गुणा तो जानते हैं 5 अंक 30, उसके आगे 2 जीरो लगा दिए, तो टोटल कर्मचारी थे 3000। दैट मींस ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 से आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।